नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं दुनिया की 3 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर तो इस वक्त नेपाल से ही आ रही है, जहां एक भयानक त्रासदी हुई है। वहां का पूरा अपडेट आपको देंगे और एक बात ये कही जा रही कि क्या ये चीन की वजह से ये बड़ी तबाही नेपाल में आई है, इसके बारे में पूरी खबर आपको देंगे। लेकिन उसके अलावा जो 2 और बड़ी खबरें हैं, एक बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच आखिर क्या चल रहा है, और कनाडा और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर छिड़ी है उसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। इन 3 बड़ी खबरों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस खबर पर हैं। क्योंकि मध्य पूर्व से जो खबर निकलती है उसका पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से जाने वाला तेल दुनिया भर की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है। अब आप देखिए, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट का जो ये नक्शा है, ये इस इलाके में जो खबरें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से पूरी दुनिया की निगाह इस हिस्से पर है जिसे आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के नाम से जानते हैं। इस रास्ते को खोलने को लेकर के ओमान और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, और एक टेम्पररी रास्ता जो है वो तय कर लिया गया है। और लेकिन साथ में ईरान की तरफ से ये भी कह दिया गया कि ये रास्ते का तय हो जाने का ये कतई मतलब नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलने जा रहा है। अब क्या क्या हुआ है ज़रा डिटेल में आपको बताता हूँ। करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर अटैक किया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको हम अपडेट लगातार देते रहे। लेकिन अमेरिका की किसी भी तरह की निर्णायक जीत इस इलाके में नहीं हुई। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये कहते रहे कि अमेरिका ने आखिर हमला क्यों किया। सवाल ये था कि अमेरिका ने हमला किया ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए। वो पहले से कहता रहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविल ज़रूरतों के लिए कर रहे हैं। वो बात अब कहीं पीछे छूट गई, और अब आकर के बात फंस गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को लेकर के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जंग से पहले खुला था, जंग के बाद बंद हो गया। अब उसको खोलने के लिए जंग की बात हो रही है, तमाम तरह के सैंक्शंस की बात हो रही है, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। बहरहाल, ईरान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान हुआ, इससे किसी को इनकार नहीं, लेकिन अमेरिका को भी बराबरी का नुकसान ईरान ने पहुंचाया। लेकिन ये जो बार बार कही जा रही थी बात कि अमेरिका एक सुपर पावर है और दुनिया की महाशक्ति है और वो ईरान को तबाह कर देगा, हमने देखा कि तकरीबन 5 से 6 महीनों की जंग के बाद भी ईरान की जो मिसाइल पावर है उसको ख़त्म करने में अमेरिका नाकाम रहा। और ईरान ने जो है वो जितने भी उसके इस पूरे रीजन में बेसिस थे, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक़, सीरिया और इवन जॉर्डन तक, उसने तमाम बेसिस को निशाना बनाया और भारी नुकसान पहुंचाया। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये नुकसान इतना बड़ा है कि इसकी भरपाई करने में अमेरिका को सालों लग जाएंगे। ये वो बेसिस थे जिनको कई बरसों की मेहनत के बाद अमेरिका ने खड़ा किया था और जिसे ईरान ने पिछली जंग में तबाह कर डाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ अभी भी एक बड़े संकट के तौर पर पूरी दुनिया के सामने है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अमेरिका ने दावा किया कि वो यहाँ से माइंस को हटा रहा है, माइंस को हटा चुका है, जबकि ईरान और ओमान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसमें इस बात को तय किया गया कि वो दोनों मिलकर के यहाँ से माइंस हटाएंगे। अमेरिका अपना अलग ही दावा करता रहता है। बहरहाल, ईरान का कहना है कि हॉर्मूज़ को पूरी तरह से खोलने के लिए अमेरिका को अपनी नाकेबंदी और युद्ध से जुड़ी सारी कार्रवाइयाँ ख़त्म करनी होंगी। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है, और इसके अलावा जो बंदरगाह हैं उन पे सैंक्शंस हैं। ईरान पर बहुत तरह के प्रतिबंध, अभी ताज़ा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसे अमेरिका ने नाम दिया इकोनॉमिक डी डे, और इसको ईरान की तरफ से कहा गया ये एक तरह का इकोनॉमिक टेररिज्म है और इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार करेंगे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जो कंपनियां कारोबार करेंगे उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके जवाब में ईरान भी उसी लहजे में बात करता दिख रहा है। सारी कोशिश क्या थी कि इन सारे कदम की वजह से ईरान घुटने पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका की तरफ से जो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मूज़ में अगर कोई ईरानी जहाज़ नई माइन बिछाता है तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान खोलने की बात कर रहा, और वो कह रहे हैं कि अब नई माइन अगर कोई बिछाएगा तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। चलिए, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आज तेहरान पहुंच करके तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें लगातार हमने देखी कि ओमान, कतर और इससे पहले आसिम मुनीर पाकिस्तान के, वो पहुंचे थे ईरान,
और लगातार अब्बास अराक्ची और आसिम मुनीर के भी बीच बातचीत हो रही है। इस जंग के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव जो आया है ईरान को लेकर के दुनिया भर के नज़रिए में, वो ये है कि पहले ईरान दुनिया भर से बिल्कुल से कटा हुआ था, लेकिन अमेरिका के इस हमले के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत खाड़ी देशों के साथ भी लगातार हो रही है। तो बाकी यूरोप की कंट्रीज़ के साथ भी, तमाम देशों के विदेश मंत्रियों के साथ वो लगातार कनेक्टेड हैं और इस मसले के हल के बारे में दुनिया भर के देशों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये मसला तभी हल हो सकता है जब अमेरिका के ज़रिए लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका भी ईरान के साथ बातचीत को लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है, हालांकि बातचीत की उम्मीद ज़रूर है और इसी वजह से तेल की कीमतों में थोड़ी बहुत गिरावट हमने कल भी देखी थी, 2% की गिरावट आई थी। अब जो ताज़ा बयानात आए ज़रा उस पर गौर कर लेते हैं। जो नए सैंक्शंस लगाए गए, जो नए प्रतिबंध लगाए गए, उसको लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि हमने इकोनॉमिकली ईरान को बिल्कुल तबाह कर डाला है, बिल्कुल से कोलैप्स होने वाला है और ऐसे वक्त में जब बातचीत होगी तो ज़्यादा बातचीत बेहतर हो पाएगी। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ईरान पर सैन्य दबाव के आगे अब बढ़ चढ़ कर के इकोनॉमिक डी-डे जैसी आर्थिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है और इसके नतीजे बहुत जल्द हमको दिखाई देंगे। अमेरिकी ट्रेजरी ने कहा कि ईरान के वित्तीय नेटवर्क और उसके साथ कारोबार करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उन पर नए प्रतिबंध का दबाव अब बढ़ाया गया है। अमेरिका का संदेश साफ है कि ईरान को आर्थिक दबाव स्वीकार करना होगा, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर लगाम लगानी होगी और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के जो बात अमेरिका कह रहा है वो उसको माननी होगी, जिसे मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने को अपनी प्राथमिकता बता रहा है। ईरान भी कह रहा है खुलेगा, लेकिन खुलेगा कब? वो खुलेगा ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने के बाद। अमेरिका जो है वो ईरान और ओमान के बीच चल रहे प्रस्तावित बातचीत को लेकर के भी चिंतित है, जिसमें हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर के ईरान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ ईरान से कोऑर्डिनेट किए बगैर नहीं जा सकते। आपको याद होगा जो ईरान और अमेरिका के बीच अभी जो लेटेस्ट MOU साइन हुआ था, उस MOU में भी यही बात पॉइंट 5 पे लिखी गई थी कि इस रास्ते से सुरक्षित जहाज़ों की आवाजाही ईरान सुनिश्चित करेगा और ईरान कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका अपनी इस बात से पलटा है, एक्सपर्ट्स उसे, और ईरान का ये सीधा इल्ज़ाम है कि अमेरिका अपनी बात पर टिकता नहीं है और वो बार बार अपनी बात से मुकर जाता है। वॉशिंगटन का कहना है कि हॉर्मुज में फ्री जहाज़ों की आवाजाही बहाल करनी है और ये ज़रूरी है। अमेरिका ईरान से ये भी चाहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जो है वो सीमित किया जाए और जो हिजबुल्लाह, हमास और अंसारुल्लाह जैसे ग्रुप्स को जो समर्थन कर रहा है ईरान, जो मदद देता है, उसे ईरान को बंद करना होगा या फिर उसे लिमिट करना होगा। अमेरिका ने बातचीत का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं किया है। कतर के प्रधानमंत्री तेहरान यात्रा का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू हो। कुल मिलाकर के अमेरिका की तरफ से एक बात साफ की गई है कि जो मकसद, जो टारगेट वो मिलिटरीली अचीव नहीं कर पाया, वो अब इकोनॉमिक डी-डे के ज़रिए अचीव करने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक पाबंदियों के बाद ईरान की जो करेंसी है वो ऑल टाइम लो चली गई है और जाहिर है एक मुश्किल हालात ईरान के अंदर के लिए तो है ही हैं, लेकिन अमेरिका में भी जो चीज़ें हैं वो अमेरिकियों को परेशान करने वाली है। उसकी एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि अमेरिका में जो कर्ज है वो हिस्टोरिक हाई पोजीशन पर इस वक्त है। $40 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है अमेरिका कर्ज, इसके पार जा चुका है, जबकि जो उसकी इकोनॉमी है वो 37 से 38 ट्रिलियन डॉलर की है। और इसके बीच टैरिफ वॉर अलग अलग देशों के साथ ही अमेरिका की चली रही है, वो एक अलग चिंताजनक स्थिति है। लेकिन अभी ईरान की तरफ से क्या क्या कहा गया अमेरिका को लेकर के वो भी ज़रा जान लीजिए। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान, उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान इस वक्त व्यापक आर्थिक और सैन्य और सुरक्षा से जुड़े मामलों में एक तरीके के युद्ध का सामना कर रहा है। जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं उसको भी युद्ध का नाम ईरान की तरफ से दिया गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे वो झुकने वाला बिल्कुल नहीं है और उसने लंबे वक्त तक इस तरह के प्रतिबंध झेले हैं और उसकी अर्थव्यवस्था इस तरह के प्रतिबंधों को झेलने के लिए तैयार है। अब्बास अराक्ची ने तो यहाँ तक कहा कि ये मूवी बहुत पुरानी है और हमने ये मूवी कई बार देखी है और ये हमारे लिए कुछ इसमें नया नहीं है। ईरान लगातार कह रहा है कि हॉर्मुज को पुराने तरीके से अब पूरी तरह से खोलना अब आज के वक्त में संभव ही नहीं है। अब ये जब खुलेगा तो एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में खुलेगा।
तेहरान की तरफ से शर्त लगाई गई कि अमेरिका को पहले अपनी सैन्य कार्रवाई, जो दबाव उसकी तरफ से बार बार बनाया जा रहा है, उसे ख़त्म करना होगा, और जो ब्लॉकेड लगा रखा है, सैन्य नाकेबंदी जो यहाँ पर लगा रखी है, वो ख़त्म करनी होगी। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी जो आर्थिक युद्ध अमेरिका की तरफ से छेड़ा गया है, उसकी प्रतिक्रिया और व्यापक हो सकती है। ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आएगी, ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रज़ाई, जो वहाँ के चीफ सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और मुज्तबा खामनेई के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल में इस वक्त वहाँ पर हैं मोहसिन रज़ाई, उनकी तरफ से कहा गया कि एक कतरा तेल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ ईरान के खिलाफ जारी रहती हैं। ईरान ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों को आर्थिक दबाव और आम नागरिकों को निशाना बनाने वाली नीति के तौर पर पेश किया है और दुनिया को बताया कि ये अमेरिका जो है वो ईरानी जनता को इस तरीके से निशाना बना रहा है। तेहरान का कहना है कि अगर बातचीत होती है तो उसका लक्ष्य सिर्फ अमेरिकी शर्तें मानना नहीं है, बल्कि युद्ध से पहले की जो स्थिति है और ईरान की संप्रभुता को बहाल करना भी ज़रूरी है। मतलब कुल मिला के ईरान की जो लाइन है, वन लाइनर अगर आप इसको करें तो दबाव के आगे आत्मसमर्पण बिल्कुल नहीं करेगा ईरान, और अगर हॉर्मुज खुलेगा तो वो ईरान की शर्तों के साथ खुलेगा, जबकि अमेरिका का साफ संदेश है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस के ज़रिए वो अपने अब गोल अचीव करना चाहता है, जो काम वो मिलिटरली सैनिक कार्रवाई के ज़रिए नहीं कर पाया। दूसरी बड़ी खबर जो है वो अमेरिका और कनाडा से जुड़ी हुई है। मार्क कार्नी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ वॉर जो छेड़ रखा है दुनिया भर के खिलाफ, 50% टैरिफ लगाया अमेरिका ने कनाडा के ऊपर। कनाडा के करीब 27 अरब डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया और ये 22 अगस्त से प्रभावी हुआ है। इसके जवाब में कनाडा ने 20 अरब डॉलर के अमेरिकी सामान पर भी उतना ही टैरिफ ठोक दिया है। इसमें अलग अलग सामानों पर अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम वही 50% का टैरिफ कनाडा की तरफ से भी अमेरिका पर लगा दिया गया है। अब इसमें कुछ सामान हैं जिस पर 15% का टैरिफ है, कुछ पर 25% का टैरिफ है और कुछ पर 50% का टैरिफ है, और ये आने वाले 8 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। मतलब ये कि अमेरिका ने जो बर्ताव कनाडा के साथ किया, कनाडा ने भी वही बर्ताव अमेरिका के साथ किया। और इसमें बड़ी बात यह है कि कनाडा की जो आवाम का सेंटिमेंट्स है, जो वहाँ के सर्वेज आए, उसमें भी ये चीज़ उतने ही प्रमुखता से दिखाई दी कि वहाँ के ज़्यादातर लोगों ने अमेरिका को टिट फॉर टैट के लहजे में जवाब देने की बात कही। अब कनाडा के 50% टैरिफ में खासतौर पर अमेरिकी स्टील है, एल्यूमिनियम है, ये दो चीज़ें शामिल हैं, और करीब 700 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। यानी कनाडा अमेरिका से स्टील ले रहा है और एल्यूमिनियम ले रहा है, बड़े पैमाने पर ये दो चीज़ें ले रहा है, और इस पर अमेरिका ने अब 50% टैरिफ लगा दिया है। तो अब कनाडा ने भी इसके जवाब में अधिकतम 50% टैरिफ अमेरिका पर ठोक दिया है। अब देखिए अमेरिका को क्या नुकसान होगा इससे, और कनाडा को इससे क्या नुकसान होने जा रहा है, और दुनिया में इससे क्या क्या बदलाव होगा, इस पर ज़रा सा बात कर लेते हैं। देखिए अमेरिका में जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं कनाडा से, तकरीबन 70% जो कनाडा का सामान है वो अमेरिका ही चला जाता है। ये सारा सामान जो अमेरिका जा रहा था अमेरिका के बाज़ारों में, ये महंगा हो जाएगा 50% टैरिफ लगने के बाद। जाहिर है कंपनियों को कुछ हिस्सा इसका वहन करना होगा, तो इसके कुछ हिस्से की जिम्मेदारी पब्लिक पर भी दी जाएगी। यानी अमेरिकी कंज्यूमर के लिए, अमेरिकी कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स जो कनाडा से आ रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? इनमें कागज़ है, पैकेजिंग है, टॉयलेट पेपर जैसी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कनाडा से इंपोर्ट हो रही हैं, उन पर इसका असर फ़ौरन दिखने लगेगा। कनाडा अमेरिकी उद्योग के लिए तेल, एल्युमिनियम, पोटाश और ऑटो पार्ट्स सप्लाई करता है, और इसमें सबसे बड़ा जो एक सेगमेंट है वो ऑयल का है। अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा तेल है वो कनाडा से ही सप्लाई हो रहा है, कनाडा से इंपोर्ट हो रहा है। अगर इन कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, जो इसके अलावा और चीज़ें जा रही, पोटाश जा रहा है, ऑटो पार्ट्स जा रहा है, यानी दोनों कंट्रीज़ के जो ऑटो सेक्टर है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऑटो सेक्टर ख़ास तौर पर बहुत ही संवेदनशील इस मामले में है। अमेरिका कनाडा की जो कार सप्लाई की जो पूरी चेन है
वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऐसे में इस टैरिफ वॉर का असर इस ऑटो सेक्टर पर बहुत तेजी से पड़ने वाला है। अमेरिका ने कनाडाई सामान की जगह दूसरे देशों से आयात करने पड़ेंगे अब ये सारी चीज़ें। इसमें लॉजिस्टिक्स हैं और जाहिर है बिल्कुल सटा हुआ है अमेरिका और कनाडा, लैंड बॉर्डर मिलते हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट करना चीज़ों को आसान है। अब दुनिया के दूसरे देशों से अगर इंपोर्ट होंगी चीज़ें तो लागत बढ़ सकती है, इस बात का भी अंदेशा है। और सबसे बड़ा जो जोखिम है वो है ऊर्जा क्षेत्र में। ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोखिम क्यों है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका कनाडा से करीब 4 मिलियन बैरल रोज़ाना कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। हालांकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि ये अकेला टैरिफ संकट जो है तुरंत अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है उसको कोई बहुत बड़ा झटका देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले से अर्थव्यवस्था अमेरिका की डगमगा रही है, पहले से ही कर्ज का बोझ बहुत बढ़ा हुआ है। ऐसे वक्त में ये जो एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने जा रहा है अमेरिकी इकोनॉमी पर, वो कितना असर करेगा ये थोड़े वक्त के बाद क्लियर होगा। लेकिन एक लंबी लड़ाई है, अगर ये चली लंबी, अगर ये लड़ाई, तो महंगाई बढ़ेगी और इसका असर अमेरिकी कस्टमर पर पड़ेगा, अमेरिकी सिटीजन पर पड़ेगा, रोजगार और निवेश पर इसकी वजह से दबाव भी बढ़ सकता है। कुल मिलाकर एक ज़बरदस्त फाइट की स्थिति इस वक्त अमेरिका और कनाडा के बीच है। कनाडा ने भी ज़बरदस्त तरीके से पलटवार इस पूरे मामले में किया है। अब आप समझिए कि अमेरिका और कनाडा दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े कारोबारी साझेदार हैं और इसीलिए अमेरिकी बाज़ार में सामान महंगा होने से कनाडा का जो निर्यात हैं उनको भी चोट लगेगी, क्योंकि इसका जाहिर है कि अगर 50% आप पब्लिक पर डालेंगे तो 50% जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उन पर भी इसका असर ज़रूर आएगा। जिन कंपनियों का कारोबार मुख्य रूप से अमेरिका को निर्यात करने पर निर्भर है, उनका ऑर्डर घट सकता है। अमेरिका उनको कम से कम ऑर्डर करेगा ताकि उनको टैरिफ कम से कम, उनकी कीमतें ज़्यादा चूँकि महंगी हो जाएंगी टैरिफ लगने के बाद, तो उन देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश होगी जिन देशों से वो सामान सस्ता मिलेगा। स्टील, एल्युमिनियम, लकड़ी, पेपर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित होने वाले हैं। वो कंपनियां जो अमेरिकी टैरिफ की भरपाई करने के लिए उत्पादन की लागत घटाने की कोशिश करेंगी, तो वो कैसे घटेगी? वो घटेगी मैन पावर घटा करके, और कोई रास्ता है नहीं। कॉस्ट कटिंग आप कैसे करेंगे? जब कहीं कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, फैक्ट्री के अंदर इक्विपमेंट्स चाहिए, मशीनें चाहिए, बिजली चाहिए और दूसरी पावर सेक्टर से जुड़ी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ जहाँ कटौती हो सकती है वो है AI का ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ा करके मैन पावर घटाया जा सकता है। मतलब रोज़गार छिनने की नौबत भी इससे आ सकती है, रोज़गार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। कनाडा की जो सरकार है उसको प्रभावित कंपनियों और कर्मचारियों के लिए अब इस मामले में आर्थिक पैकेज देना पड़ सकता है, कुछ राहत का ऐलान सरकार को शायद करना पड़ जाए। इस मामले में कनाडा अब अमेरिका पर निर्भरता कम करके यूरोप और एशियन कंट्रीज़ की तरफ भी देख रहा है और दूसरे बाज़ारों को तलाश कर रहा है ताकि उसे अपना सारा का सारा माल, मतलब मैक्सिमम माल जो अब तक वो अमेरिका में भेजता रहा है, वो दुनिया के दूसरे बाज़ारों तक पहुंचाने की कोशिश कनाडा की है और इसीलिए अब वो नए बाज़ारों की तलाश उसने तेज़ कर दी है। सबसे बड़ा जो नुकसान उसको होगा वो जो रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते अमेरिका के साथ, वो बुरी तरह से इस मामले के बाद बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये स्थिति अगर लंबे वक्त तक चलती है तो दोनों देशों के लिए इसका नुकसान होगा ही होगा और जाहिर है कनाडा को भी इसका नुकसान होगा तो अमेरिका को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब कनाडा और अमेरिका क्या आने वाले वक्त में इस टैरिफ वॉर से निकल सकते हैं, क्या इसमें कुछ बदलाव होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है नेपाल से आई। नेपाल में एक भयानक त्रासदी हुई है। 165 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं और करीब 1500 लोग लापता हैं, जिसमें 300 भारतीय हैं और इसके अलावा कई विदेशी हैं और जाहिर है नेपाली लोग तो इसमें ही हैं, चीन के लोग भी हैं, तिब्बत का जो इलाका है वहाँ के भी बहुत सारे इसमें लोग हैं। इसमें एक बात जो बहुत इस वक्त कही जा रही है वो है कि इस तबाही के पीछे का जिम्मेदार चीन है। क्या वाकई ऐसा है? अब देखिए, जहां से इस तबाही की शुरुआत हुई वो इलाका चीन का है। कहा यह जा रहा है कि ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा
चीन के तिब्बत के लोहंदी नदी के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ कहीं वो ग्लेशियर का टुकड़ा टूट कर गिरा और उसकी वजह से नदी ब्लॉक हुई और पानी फिर धीरे धीरे पानी का दबाव बढ़ता रहा, बढ़ते 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 वो इतना दबाव बढ़ गया कि ग्लेशियर टूटा और जब वो फोर्स के साथ पानी निकला तो उसने बहुत कुछ तबाह कर दिया। सबसे पहले तिब्बत के जो बॉर्डर पर जो दफ्तर है जहाँ पर वीज़ाज बनते हैं, जहाँ पर इमिग्रेशन का जो ऑफिस है चीन का, जो बिल्कुल लास्ट चेक पॉइंट पर है, वो तबाह हुआ। वहाँ पर बहुत सारे ईशा फाउंडेशंस के लोग थे जिनको कैलाश मानसरोवर जाना था, वो उसकी जद में आए और लेकिन और इसके बाद ये जब त्रिशूली और दूसरी नदियों के ज़रिए ये पानी आगे की तरफ बढ़ा है तो उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन इसमें जो बड़ी बात कही जा रही कि चीन ने रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर नेपाल के साथ शेयर कर दी होती तो नुकसान नेपाल का इतना बड़ा नहीं होता, जान का नुकसान इतना बड़ा नहीं होता, जान का नुकसान बचाया जा सकता था। अब देखिए दोनों तरफ नुकसान हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आशंका इस बात की थी कि ये भूकंप या चीन की तरफ से कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था जो टूटा है जिसकी वजह से बाढ़ आई होगी, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया कि कोई ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हुई, एक नदी का एक हिस्सा ब्लॉक हुआ और फिर वो फोर्स के साथ जब वो खुला तो वो एक बहुत बड़े उसने सैलाब की शक्ल ले ली, महाप्रलय की शक्ल ले ली। यानी वैज्ञानिक तस्वीर में चीन द्वारा बांध खोलने या फिर जानबूझ करके पानी छोड़ने का कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर शेयर की जाती तो इंसानी जानें बचाई जा सकती थी। हालांकि चीन की तरफ से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड, ग्लेशियर के टूटने की घटना को लेकर के अभी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन चीन के ग्योरोंग पोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी नुकसान इस हादसे के बाद हुआ है। सीमा पार कारोबार और आवाजाही भयानक तरीके से प्रभावित हुई है। चीन की तरफ भी मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। अब 165 लोगों की इसमें जानें गई हैं, 1500 लोग लापता हैं। बाढ़ की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो रसुआ, नुआकोट और धारदिंग जैसे नेपाली इलाकों में हुआ है। अब समझिए आपकी 80 पुल तबाह हो गए, 80 पुल तबाह हो गए। इसमें कई पक्के पुल हैं, कई जो हैंगिंग पुल होते हैं वो हैं और जो बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं पुल के वो तिनकों की तरह से पानी में बहते हुए चले गए। कई बाजार, कई गांव साफ हो गए हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। नेपाल और चीन की सीमा पर एक और ख़तरा इस बीच सामने ये आया कि तिब्बत की तरफ से मलबे से नदी में अस्थायी झील जैसा एक बन गया, मलबा जो रुका उसकी वजह से एक अस्थायी झील सी बन गई है और अगर इस झील पर भी प्रेशर बढ़ा तो एक और इस तरह का फ्लड जो है वो आ सकता है। इस बात का जो अंदेशा है वो लोगों को और डरा रहा है। अब जाहिर है कि जो पानी है वो नेपाल से उसका अगला पड़ाव जो है भारत के 2 राज्यों में ख़ासतौर से इसका असर देखा जा सकता है। एक राज्य है बिहार और दूसरा है उत्तर प्रदेश। यूपी के 7 ज़िले और बिहार के 9 ज़िलों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें अलग अलग इलाकों में एक्स्ट्रा भेजी गई हैं और निगरानी बढ़ा दी गई है। नारायणी नदी और गंडक नदी को ख़ास तौर से मॉनिटर किया जा रहा है कि इन नदियों का जो जलस्तर है वो कहाँ पर है। लेकिन आप देखिए कि जो नेपाल का जो रसुआ इलाका या फिर आप उसको तिब्बत से देखिए तो वहाँ से लेकर चितवन तक का जो फासला है करीब 100 से 150 किलोमीटर का फासला है और वहाँ के लोगों की डेड बॉडीज चितवन तक मिली हैं। वहाँ की चीज़ें बह बह करके वहाँ तक पहुँच जा रही हैं और इसमें बहुत कम वक्त लग रहा है। इतनी फोर्स के साथ पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, गया है कि उसने रास्ते में पड़ने वाली सारी चीज़ों को तबाह कर डाला है। जाहिर है नेपाल एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो भारत की तरफ से मदद भी लगातार नेपाल की जा रही है। कल ही रात में एक मदद का राहत का सामान नेपाल को भेजा गया था और आज एक बार फिर से मदद नेपाल भेजी गई जिसमें राहत का बहुत सारा सामान है, दवाएं हैं, ज़रूरी चीज़ें, खाने पीने के सामान हैं। ये तमाम सारी चीज़ें भारत की तरफ से भेजी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालन शाह जो नेपाल के पीएम उनसे फ़ोन पर बात की, उनको भरोसा दिया कि
नेपाल के भाइयों के साथ हिंदुस्तान ऐसे मुश्किल वक्त में खड़ा है, जिसका आभार बालेन शाह की तरफ से जताया गया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है और अंदेशा एक्सपर्ट्स के ज़रिए ये जताया जा रहा है कि इस घटना में मारे गए लोगों की तादाद अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे मलबा हटेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जब फ्लैश फ्लड आया तो आप समझिए कि जो उसकी ऊंचाई थी पानी की वो 30 फीट तक हो गई थी, मतलब 2 से 3 फ्लोर। और जो जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस है तिब्बत का, वो 5 फ्लोर का जो पूरी बिल्डिंग है वो उसके ऊपर से पानी आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना खौफनाक मंजर था। बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें नेपाल से आई हैं। वाकई एक मुश्किल दौर से नेपाल इस वक्त गुजर रहा है। उसे हमारी मदद के साथ साथ हम सबकी दुआओं की भी ज़रूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।